सो हेलो गाइस, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 सुपर प्रॉब्लम्स आपको दिया हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। आराम से डिस्कशन करेंगे, बढ़िया कायदे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया गया था, उसमें 5 सुपर क्वेश्चंस थे, 5 सुपर क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज उसका डिस्कशन करेंगे काफ़ी कायदे से। और मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूँ कि आप हमारी रियल एडवांस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। उसमें हमने 67 पार्ट्स तक अपलोड अभी तक किया हुआ है, फर्दर अभी और भी करने वाले हैं। ठीक है, 67 पार्ट्स तक आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस के कलेक्शन वहाँ मिलेंगे, आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। और हमारी ये भी जो सीरीज़ चल रही है, हमने पहली वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम के 5 सुपर प्रॉब्लम्स किए हैं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के 5 सुपर प्रॉब्लम्स किए हैं, और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 सुपर प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो क्वेश्चन और सॉल्व करने की ट्राई करो, और उसके बाद आप सोल्यूशन देखो। ठीक है, और ग्रुप में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। चलो, और जैसे कि जेई मेंस अब शायद 20-22 दिन बचा हुआ है, कुछ बच्चे इसके लिए मैसेज कर रहे थे फॉर 1 शॉट, है ना। तो मैं बता दूं यार, ये सब अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब नहीं हो पाएगा, और ये सब अपने पहुंच की चीज़ें नहीं हैं, नहीं करा पाएंगे 1 शॉट वगैरह। ठीक है, वो सब आप कहीं और से देख सकते हो, आजकल तो यही चल रहा है बहुत, है ना, वहाँ से देख लो। ठीक है, ये सब नहीं करा पाएंगे, इस पे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। हम नॉर्मल अपनी एडवांस और ओलंपियाड लेवल के बीच में रहेंगे, उसी पे चलेंगे। ठीक है, चलो तो चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, पहले आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन पॉज एंड ट्राई। ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, यू विल नॉट गेट दिस इन एनी ऑफ द बुक्स। खुद से फ्रेम किया गया क्वेश्चन है मेरा ये। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ना यहाँ से रेफ़र कर रहा हूँ, बार बार पेजेस इधर उधर ना करने पड़े, तो क्वेश्चन में इधर से रेफ़र कर रहा हूँ। तो आपने सॉल्व किया होगा आई गेस। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। अच्छा, डिटेल में डिस्कशन करूँगा, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बहुत कायदे से डिस्कशन करेंगे। ये अपने पास ये गिवन कंपाउंड था कुछ ऐसा, यहाँ पे था कार्बन, इधर 2 मिथाइल निकली हुई, फिर यहाँ पे कार्बन, ये आइसोटोपिक कार्बन था, यहाँ पे OTS टोसाइलेट, और यहाँ पे लगा हुआ था CH3। आप इसको हीट कर रहे हो, A बन रहा है, फिर उसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हो, और फाइनली कुछ हो रहा है। तो देखो, अब जब इसको हीट करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से NGP दिखना चाहिए। आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके बाजू के बाजू कार्बन पे लीविंग ग्रुप है। ये सीधा साधा हिंट है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का, इफ यू नो दिस। ये सीधा साधा हिंट है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का। यहाँ से ये पाई क्लाउड इधर आएगा और इस ग्रुप को बाहर करेंगे, तो क्या बन जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन 2 मिथाइल निकला हुआ है, और फिर यहाँ पे कार्बन और इस पे 1 मिथाइल निकला हुआ है, यहाँ पे ये ऐसा नहीं बना। ये एक H अभी बचा हुआ है, ये आइसोटोपिक कार्बन है। ठीक है, अब हीट हो रही है, एलिमिनेशन कराएंगे। एरोमेटिसिटी भी वापस चाहिए अपने को, तो एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, तो ये वाला H इधर गिरा, ये वाले H का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया, ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस इधर एरोमेटिसिटी रीगेन करवाया, तो एरोमेटिसिटी रीगेन हुई, और इधर से ये CH का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर आया, तो अपने पास क्या बन के मिल रहा है। देखो ऐसा कुछ आ रहा है, C यहाँ 2 मिथाइल, ये वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, फिर ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे फिनाइल और 1 मिथाइल। ठीक है, यहाँ फिनाइल और 1 मिथाइल, ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड वी हैव दिस एज द आइसोटोपिक कार्बन। इसके बाद क्या कराया गया था क्वेश्चन में, इसके बाद इसकी ओजोनोलिसिस कराई गई थी और एक मिक्सचर बना था, फिर उस मिक्सचर में हमने NaBH4 डाल दिया था। चलो, जब इसकी ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ से हटाओ, इधर से एसीटोन बनेगा,
देखो मेंस वाले बच्चे भी इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझदार बच्चे हैं ना तो मेंस वाले बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो यार ये वन शॉट से ना आप जस्ट हो सकता है कट ऑफ पार कर लो, ठीक है, और थोड़ा बहुत सिलेक्ट हो जाओ, उसका कोई मतलब नहीं होता है यार, वो फालतू लोग हैं, चलती हो सकती है, ठीक है। आप कायदे से पढ़ो, चैप्टर को डिटेल में पढ़ो तो होगा। ये वन शॉट के चक्कर में रहोगे, हो सकता है तुक्का लग जाए आपका, आप निकल जाए एग्जाम, निकल जाए मतलब क्या, जस्ट कट ऑफ वट ऑफ निकल जाए, वो भी मेंस वेंस का। एडवांस के लिए तो छोड़ ही दो, ये वन शॉट तो दूर दूर तक कुछ नहीं हो। देखो यहाँ पे ये हो गया 14, ठीक है, ये 14। अब क्या करना था इसका, ये अपन ने इसको बोला हुआ है, तो क्वेश्चन है मिक्सचर 1, सो दिस वाज मिक्सचर 1। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, इसका काम आएगा बाद में, ऑप्टिकल एक्टिविटी ही पूछा गया है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑफ कोर्स नॉट, ये कहाँ से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर NaBH4 डाल दिया इसमें, है ना, और मिक्सचर 2 बना, तो NaBH4 इसमें डालेंगे, दोनों का अल्कोहल कन्वर्जन हो जाएगा, मिक्सचर 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, NaBH4 डाले, दोनों का अल्कोहल कन्वर्जन, दिस एंड ये शायद ऐसा कुछ OH, H एंड C, ये दोनों का अल्कोहल कन्वर्जन, और इसी को कहा जा रहा है मिक्सचर 2। ये है मिक्सचर 2, ये मिक्सचर 2। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल हो रहा है, तो इसका RS दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको मिलेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं जा रहा है। तो ये मिक्सचर 2 आपको मिला, और यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपको मिलेगा। तो क्या ये मिक्सचर 2 ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑफ कोर्स नॉट, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है इसका, और वो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सा कंपाउंड है, तो इसकी भी जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगी ओवरऑल 0 आएगी, ये भी स्पेसिफिक रोटेशन इसकी भी 0 आएगी, ठीक है। तो ये मिक्सचर 2 था। फिर इसमें क्या किया गया, फिर इसको स्टीम डिस्टिलेशन से या डिस्टिलेशन से सेपरेट किया गया, तो 2 फ्रैक्शंस मिले। डिस्टिलेशन से सेपरेट करोगे, इनैंशियोमर्स सेम फ्रैक्शन में आ जाएंगे। फ्रैक्शन 1 रेडियो एक्टिव है, तो ऑफ कोर्स ये वाला फ्रैक्शन 1 है, क्योंकि C14 जिसमें है वो रेडियो एक्टिव है, C14 जिसमें है वो रेडियो एक्टिव है, तो CH OH, और यहाँ आया CH3, C14 जिसमें है दिस इज रेडियो एक्टिव, दिस इज फ्रैक्शन 1। अच्छा, इसका RS दोनों साथ में आ जाएगा ना, RS दोनों साथ में आ जाएगा, इनैंशियोमर्स है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं होंगे, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहती है। फ्रैक्शन 2 कौन आ जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन 2 आ जाएगा, CH एंड CH3, ये फ्रैक्शन 2 आ गया। अच्छा, अब मजेदार काम यहाँ कराया जा रहा है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, एक ऑप्टिकली प्योर CHD। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने चेक करने की कोशिश की है आपकी, तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली प्योर है, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन एक प्योर है, तो या तो R या तो S कुछ भी मान लो, चलो मैं R बोल देता हूँ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। अब ये होगा क्या, अब देखो बहुत आसान है, यहाँ से एस्ट्रिफिकेशन हो रहा होगा इसके साथ, तो एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो मिक्सचर 3 बना। तो देखो एस्ट्रिफिकेशन में भी ना दो तरह के एस्टर बनेंगे ना, एक इसका तो तुम्हारे पास RS दोनों है, लेकिन यहां इस कार्बन का तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ R है, और रिएक्शन के दौरान ये रिएक्ट कर रहा है इस वाले सेंटर के साथ, तो ना तो इस कार्बन का RS चेंज होगा, ना तो इस कार्बन का RS चेंज होगा। तो एक्चुअली में आपको एक एस्टर मिलेगा, मिक्सचर में आपको एस्टर मिलेगा। वो एस्टर कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का, CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे D, CO मैकेनिज्म सबको पता है, एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आया CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे PH। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पक्का ऑप्टिकली प्योर बोला गया, तो ये पक्का फिक्स है R, लेकिन ये वाला जो है R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिले ना, एक RR मिला और एक RS मिला। तो क्या ये जो मिक्सचर है, जिसको क्वेश्चन में मिक्सचर 3 कहा गया है, जिसको मिक्सचर 3 कहा गया है, क्या ये मिक्सचर 3 ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑफ कोर्स होगा, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पहला ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर मिला है, और जब अब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाएगा तो क्या ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस में मिलेंगे? यस, बिकॉज दे आर डायस्टीरियोमर्स एंड नॉट द इनैंशियोमर्स।
तो आपको ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन में मिलेंगे, एक RR वाला अलग मिलेगा, एक RS वाला अलग मिलेगा, ये दो फ्रैक्शंस मिलेंगे और दोनों ही फ्रैक्शंस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, अल्फा दोनों का ही नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अब चलो आंसर कर देते हैं। आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस तो दो ही हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो x is 2। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर भी देखो तो यही वाला ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर है, तो y जो है वो 1 है। और फाइनली आपको वैल्यू चाहिए थी 2x प्लस वाई की, विच इज 4 प्लस 1। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। लाइक करा करो वीडियो को थोड़ा, ठीक है, थोड़ा और रीच बढ़ाना है यार अपने को, समझो बात को, थोड़ा और रीच बढ़ाना है। लाइक वाइक किया करो वीडियो को, क्योंकि वीडियो अच्छी ही होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, वीडियो तो अच्छी ही होगी, पक्की बात। चलो आओ, एक INCHO का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन देखो, आप पहले क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। ठीक है, जो यूट्यूब में बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बार चला दे रहा हूँ ऐसे। आप ये क्वेश्चन देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें IJK। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल को मैं फ्रेश पेपर में बना के सॉल्व करता हूँ। ओके, चलो, तो जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह का है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ये मत सोचना ना INCHO का क्वेश्चन है तो बहुत टफ होगा, सिलेबस के बाहर होगा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम काम का है, इसीलिए लेके आए हैं, है ना, फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं लाएंगे। और वैसे आजकल INCHO के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन रेलेवेंट ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बाहर का रहता नहीं है। एडवांस का लेवल ठीक ठाक बढ़ गया है। यहाँ पे ET लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा मिथाइल लगा हुआ है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। लेकिन जो JEE एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसको ना और बेटर करके पूछा जा सकता है। जितनी अच्छी ऑर्गेनिक है उतना ज़्यादा JEE एडवांस में पूछा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। उसकी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे, मज़ा नहीं आते उतने, इसीलिए प्रीवियस ईयर की जगह इसमें थोड़ा सा INCHO का एक प्रीवियस ईयर लिया। थोड़ा प्रीवियस ईयर उतने मज़ेदार नहीं होते हैं एडवांस के फ़िलहाल। ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पूछता है, थोड़ा मैकेनिस्टिकली चेक करना चाहिए बच्चों को, टेस्ट करना चाहिए, तब मज़ा आता है। चलो, इसके साथ ना पहले ट्रीटमेंट किसका करा रहा है, NaHTH। NaH हाइड्राइड आयन, ध्यान से देखो, हाइड्राइड आयन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में 20 डिग्री रूम टेम्परेचर पे डाला हुआ है। हाइड्राइड आयन पे नज़र डालो। हाइड्राइड आयन क्या करती है, हाइड्राइड आयन H- है, कुछ नहीं बोला गया है, आप एक इक्विवेलेंट मान के चलो पहले। ठीक है, H- है। अब H- क्या करेगा, बेस है बहुत तगड़ा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बट ना ये न्यूक्लियोफाइल होता नहीं उतना अच्छा, ये बेस की तरह ज़्यादा एक्ट करता है। ठीक है, अब अगर इसका आपको अच्छे से डिटेल समझना है, MOT से क्लेडन सीरीज में समझाया हुआ हूँ, तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के हिसाब से अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि H- बेस की तरह काम करना प्रेफर करता है। तो देखो, ये दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी है और ये भी है। ये किसको निकालना प्रेफर करेगा, देखो, अगर अब ध्यान से थोड़ा सा देखो, अगर ये इस वाले H को निकालता है, O- यहाँ फंसा का फंसा रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इससे ना ये वाले H को निकालता हूँ, यहाँ माइनस लाता हूँ। अब ये माइनस, खैर इसमें वेज डैश का कुछ काम है नहीं, ये ज़बरदस्ती बनाया हुआ है क्वेश्चन। अब ये O- है, अब ये O- ना फ्रेगमेंटेशन करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का। फ्रेगमेंटेशन मतलब कुछ नया बात नहीं, वो टूटेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। OTS को निकालते हैं इधर से, देखो ये माइनस इधर आया और ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है फ्रेगमेंटेशन करके इधर टूटा, मतलब इसकी सिग्मा क्लाउड इस COTS के सिग्मा स्टार पे गई और यहां से ये सिग्मा स्टार से अपना वो पीछे से ये CC का सिग्मा बॉन्डिंग इसके सिग्मा स्टार के साथ इंटरैक्ट किया और इस तरह से हमने ये निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये निकाल दिया OTS को। तो क्या बन के आया है, यही थोड़ा तोड़ के बनाऊं क्या, यही इसको तोड़ता हूं, तो कुछ ऐसा कुछ आया। देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा और ये H हटा,
यहाँ पे डबल ओ क्रिएट हुआ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे डबल ओ क्रिएट हुआ, ये डबल ओ क्रिएट हुआ, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। जैसे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये OTS तो बाहर हो ही गया है, ध्यान से बिल्कुल देखते जाओ, OTS तो बाहर हो ही गया है, और ये दोनों भी अब प्लेनर हो गए, इथाइल मिथाइल दोनों प्लेनर हो गए, कुछ इस तरह से बना। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़। ये इथाइल, समझदार बच्चे हो यार तुम लोग को समझ आ जाएगा। चलो ये इथाइल मिथाइल ऐसे बना। अब क्या करेंगे, तो ये क्या है अपना, ये अपना आई है, ठीक है, दिस इज अवर आई। फिर अब इस आई को ट्रीट कर रहा है टोसाइलेट के साथ, टोसिलियम क्लोराइड के साथ, TSCl के साथ। तो अपने पास यहाँ पे OTS बनेगा पाइरिडिन के साथ, वही एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन वाला मैकेनिज्म नॉर्मल TSCl के साथ। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी अगेन लीविंग ग्रुप OTS में, और इसके बाद फिर आपको MELI यूज कर रहा है, MELI यूज कर रहा है, वो एथर सॉल्वेंट है वो C2H5, ठीक है, ET2O, ऐसा वो सॉल्वेंट है ET2O, ठीक, उसमें यूज कर रहा है ET2O। तो ऑफ कोर्स Me माइनस है, Me माइनस क्या करेगा, Me माइनस देखो, Me माइनस ना आपके पास Me माइनस, तो Me माइनस आप दो चीज देख सकते हो, आपको ये लग सकता है कि ये Me माइनस OTS को बाहर करे या फिर इसके डेल्टा प्लस पे अटैक करे, दोनों काम कर सकता है। बट आपको मैं बता दूं ये जो Me माइनस वगैरह होते हैं ना, ये बेस की तरह रहते हैं, ये थोड़ा बेस की तरह एक्ट करते हैं। और आप मेरी अगर क्लेडेन सीरीज अच्छे से देखोगे तो वहां मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो कार्बोनिल का सेंटर होता है ना, इसका रिएक्शन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिकली ड्रिवन होता है ये रिएक्शन, मतलब चार्जेस का काफी फर्क पड़ता है यहाँ, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली ड्रिवन होते हैं ये रिएक्शन, ये वाली सेंटर ना रिएक्शन को थोड़ा चार्जेस, मतलब ये वाला सेंटर आप ऐसे समझो थोड़ा सा बेस की तरह एक्ट करता है, ये वाला सेंटर ना थोड़ा सा बेस की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली थोड़ा सा रिएक्शन ड्राइव करता है आगे। तो जो Me माइनस वगैरह होते हैं दे बेटर प्रेफर दिस साइड, दे बेटर प्रेफर दिस साइड। आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के इतने रिएक्शंस पढ़ते हो, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में आप कार्बोनिल्स पे हमेशा Me माइनस का अटैक C डबल बॉन्डों पे कराते हो। तो सिग्मा स्टार से बेहतर है, इसके सिग्मा स्टार से बेहतर है, इसके पाई स्टार पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से समझना। तो अपन यहाँ पे जब इसी आई का मैं वो करा देता हूँ MELI के साथ, तो यहाँ Me लगा देता हूँ मैं, देखो इसी में मैं मिटा मिटा के बना रहा हूँ, आप समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक तो O माइनस किया और यहाँ लगा दिया Me, आई होप समझ आ रहा होगा। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करी गई है, तो ये OH कर दिया इसको मैंने, ये मेरा क्या बन गया, दिस इज माई J। अब ये मैं I को हटा देता हूँ और ये मेरा हो गया यार J, दिस इज माई J, ये देख लो, दिस इज अवर J। अब क्या करा गया है, अब फिर NaH के साथ फिर हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अरे फ्रेगमेंटेशन करेगा ये वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड का। देखो बाजू में OTS बैठा हुआ है, तो OTS बैठा हुआ है तो H माइनस अगेन विल चूज दिस हाइड्रोजन, ये माइनस इधर आया, ये फ्रेगमेंटेशन और ये तुम्हारा OTS बाहर। तो फाइनली क्या बना प्रोडक्ट, ये तो दिख गया, इसी में मिटा के बना देता हूं मैं। चलो देखो, तो ये अपने पास H निकल गया, हटा दिया मैंने, H माइनस के साथ H2 बन गया होगा। यहां पे देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर टूट गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। जैसे उधर डबल क्रिएट हुआ, ये सब इथाइल मिथाइल प्लेन में आ गए, OTS तो वैसे ही स्वाहा हो चुका है बाहर, ये इथाइल प्लेन में आ गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, क्या बोला गया था इधर, K। सो दिस इज योर K। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इस तरह से मैकेनिस्टिकली अप्रोच करना सीखिए क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, बेटर क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं आगे बढ़ता हूं तीसरे क्वेश्चन के साथ, तीसरे क्वेश्चन के साथ। तो यहां मैंने प्रोडक्ट उधर बना दिया है, आप समझ लियो। तीसरे क्वेश्चन के साथ, सॉरी, चलो यहां पे थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना इसका मिक्सचर है,
इसमें देखो वाटर और एथर डाल के एक पीएच मेंटेन करा गया है, वाटर लेयर एथर लेयर में ये सब चीजें गई हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो, कुछ बच्चे तुक्का मार सकते हैं, लेकिन तुक्का मत मारो, आप सीख रहे हो, अच्छे प्रोसेस से सीखो कि इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है वो सीखना। देखो एडेड एथर, ये ऐसा एथर लेयर वाटर लेयर एथर लेयर वाटर लेयर, और एप्रोप्रिएट वैल्यू पूछ रहा है पीएच की, एक्स वाई जेड तीनों की एप्रोप्रिएट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, एप्रोप्रिएट वैल्यू पूछ रहा है। तो चले करें अप्रोच इसको। तो देखो आप क्या चाहते हो कि इस पीएच में ये इस फॉर्म में ज्यादा रहे, ये इस फॉर्म में ज्यादा रहे। अब मैं आपको सीधे इसका अप्रोच बताता हूं, बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच बताता हूं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ना एडवांस 2020 में पूछा गया, एकदम ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन। एडवांस 2020 में पूछा गया, बड़ा सा एक एमिनो एसिड था, उसमें अलग अलग पीएच पे, शायद पेपर 2 का चौथा क्वेश्चन था शायद, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसको अप्रोच करने का असली तरीका आपको मैं बताता हूँ। चलो देखो, तो बहुत बेसिक से जाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के एकदम बेसिक्स पे जाओ। आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि H2A गिव्स, अब ये तो कोई भी पढ़ा ही होगा, ये Ka इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन H2A। H2A क्यों लिख रहा हूँ मैं, HA लिख उसको, ये HA ऐसा, ये हुआ A माइनस HA, H प्लस इधर भेज, H प्लस इधर भेज, H प्लस इधर भेजा। अब ध्यान से समझ, H प्लस इधर भेज, ये कुछ ऐसे बनाया, ये इसको तू कॉन्जुगेट बेस लिख और इसको एसिड लिख। तो अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझ में आ रही है अपने को, ये कॉन्जुगेट बेस और एसिड लिखे, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड लिखे, ये कंसंट्रेशन हो गई। बहुत बेसिक बातें किया मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से आप समझो, अगर ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं आपको। क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं अपन कि वो 5 चीजों का मिक्सचर है, उसमें एथर और वाटर डाल रहे हैं, तो जो भी चीज आयोनिक फॉर्म में आएगी वो पानी में जाएगी, वो पानी में डिसॉल्व होगी। जो भी चीज आयोनिक फॉर्म में होगी, नॉर्मल पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो और जो भी चीज चार्जेस के साथ नहीं रहेगी, जो भी नॉन आयोनिक फॉर्म में रहेगी, वो एथर में जाएगी, ठीक है। वही हो रहा है उस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। तो वो एथर के फॉर्म में रहेगी। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को जो पहला पीएच है ना, पीएच एक्स, उसमें सब चीजों को ऐसे रखना है। ये पीएच NH3 प्लस के फॉर्म में रहना चाहिए, और फिर ये आपका NH3 प्लस के फॉर्म में रहना चाहिए, फिर ये PHCOH के फॉर्म में रहना चाहिए, ये PHOH और ये PHCl, ये मिक्सचर है। अब देखो ये प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, चार्ज आ गया, तो ये कहाँ चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पीएच मेंटेन करना है कि ये दोनों इस फॉर्म में रहे और ये लोग इस फॉर्म में रहे, ऐसा पीएच मेंटेन करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो आपको आइडिया होनी चाहिए वो ये है, इन सबके पीके वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए। अब मैं पीके वैल्यूज, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होंगे इनके पीके वैल्यू। अब देखो एनिलिन का पीके भी कितना होता है, 9 के आसपास होता है, तो इसका पीके कितना होगा, रफली 5 के आसपास। इसका पीके कितना होगा, रफली 9 के आसपास। अब इसका पीके तो पता ही है यार, ये रफली 5 के आसपास। अब ये फिनॉल है तो पीके कितना, रफली 10 के आसपास। अब ये तो क्लोरोबेंजीन है, उसके H का पीके तो बहुत हाई होगा, उसको हटाओ, इग्नोर मारो, वो कभी नहीं निकलेगा, बहुत हाई पीएच पे भी नहीं निकलेगा। तो अब देखो अपने को क्या करना है, सबको ऐसे ऐसे फॉर्म में रखना है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, लेफ्ट हैंड साइड मुझे मेक श्योर करना है कि कॉन्जुगेट बेस बड़ा ना हो, कॉन्जुगेट बेस बड़ा ना हो, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस अगर बड़ा हो जाएगा ना तो ये इस फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये अपने एसिडिक फॉर्म में रखना है।
ये तुम्हारा एसिड है, ये निकल के एनिलीन इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। तो अपने को ना इसको एसिडिक फॉर्म में रखना है, तो एसिडिक फॉर्म में रखना है, तो फॉर दैट रीजन चलो यहाँ पे H+ क्या मेंटेन करेंगे। अब फॉर pKa5 दिस इज 10⁻⁻5, मैं आपको अप्रोच समझा दे रहा हूं, फिर बाकी क्वेश्चन आप समझ जाओगे अपने से। 10⁻⁻5, ठीक है। तो H+ अगर 10⁻⁻5 को एक्सीड करा, मतलब 10⁻⁻6 हुआ, H+ एक्सीड करा मतलब समझ रहे हो आप कि अगर इससे छोटा हुआ H+, तब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी और कॉन्जुगेट बेस बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या मेक श्योर करना है कि ये जो पावर है ना, ये -5 से कम ही रहना चाहिए। ये समझ आ रहा होगा, ये पावर जो है ना, ये -5 से कम ही रहना चाहिए, तभी ये सब ऐसे रहेंगे। कितना कम रहे तो अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है, बिकॉज वी वॉन्ट द अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस टू बी मिनिमम। तो पहला वाला जो pH है वो कितना होगा, जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो X, द करेक्ट आंसर इज A, द करेक्ट आंसर इज A, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ A होगा। pH 2 होनी बहुत अच्छी बात है, pH 2 है तो अच्छा है। देखो अब क्या करा जा रहा है, अब क्या करा जा रहा है, कौन सी pH चाहिए अपने को, चाहिए pH, दूसरा क्या पूछा, Y पूछा, Y पूछ रहा है, Y चाहिए। अब इधर आओ, और इधर हमने क्या किया, कुछ ऐसा pH रखा कि जो अपना बेंजोइक एसिड था ना, वो आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट बढ़ गया, है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट बढ़ गया, बट इसके दोनों के एसिडिक फॉर्म्स ही अभी ज्यादा है। तो बस हो गया। अब इसके लिए क्या करोगे, पता है आपको क्या करोगे, तो इसके लिए क्या pH रेंज आप रखोगे, इसके लिए आप क्या pH रेंज रखोगे। तो व्हाट यू वांट इज कि ये जो है ना 5 से थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन 9 से कमी रहे इसका पावर। जैसे मान लो 7-8 के रेंज में अगर रहता है तो बढ़िया है, 7-8 के रेंज में रहता है तो बढ़िया है। इससे ये जो होगा ना, इसका आपको कॉन्जुगेट बेस ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, लेकिन ये लोगों का अभी भी एसिड ज्यादा अमाउंट में होगा, क्योंकि ये रेशियो इसके लिए, फिनॉल के लिए या इन सब चीजों के लिए, फिनॉल वगैरह के लिए ये रेशियो अभी भी लेस देन 1 होगी। तो क्या अप्रोप्रिएट pH होगा, अप्रोप्रिएट, थोड़ा पॉज करके ना खुद सोचना, वैसे आसान है, आप खुद सोचना, लेकिन ठीक है, एक बार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा इसका। तो अब आप समझिए, तो इसका भी pH ना कुछ क्या रेंज पे आए, 7-8 का रेंज अच्छा लग रहा है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अरे दिया हुआ है 7-8 का रेंज, बढ़िया है। तो करेक्ट आंसर इज 7-8 का रेंज। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है तीसरा, फिर यहाँ पे इसको वाटर और एथर में कन्वर्ट कर रहा है अलग अलग। फिर आप बस उसी तरह से देख लेना, इसमें भी वही रेंज आएगा, 7-8 का ही रेंज आएगा इसमें भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर्स क्या क्या हो गए, करेक्ट आंसर्स अपने यहाँ हो गए ये 7-8 और इसका भी 7-8, 7-8, ये करेक्ट आंसर्स हो गए। ना चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन, ये भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ये देखो, ये स्कीम 1 है। अच्छा एक यहाँ करेक्शन है यार, यहाँ पे एक करेक्शन है, ठीक है। ये स्कीम 1 में ना यहाँ एक मिथाइल छूट गया यार, सॉरी, यहाँ एक मिथाइल छूट गया, ये मिथाइल छूट गया, मिथाइल के साथ बनाना उसको, ठीक है। अब बनाओ, ट्राई करो, वो शायद पीडीएफ में भी जो ग्रुप में भेजा था उसमें मिथाइल छूटा हुआ है, आप देखो वहाँ मिथाइल लगा के करना उसको, और ये आपको A+2B की वैल्यू चाहिए, ठीक है। दिख गया क्वेश्चन, करोगे ट्राई, चलो आप लोग ट्राई करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। हाँ तो चलो देखो ना, उसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ भी अपने पास नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, ऊपर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है, ये भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 Br बैठे हुए हैं लाइक दिस। सॉरी डबल बॉन्ड शायद क्वेश्चन में आप देखो इधर दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड इधर है। यहाँ एक मिथाइल जो मिसिंग था मैंने बताया, आप वो देखेंगे। पहले ना इसको ट्रीट करा जा रहा है 2 मोल NaOH के साथ, ध्यान से देखो।
2 मोल NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। पहला मोल NaOH का क्या करेगा, एसिडिक एच हटाएगा, ये हटाया -I, ये माइनस इधर गया, ये इधर गया और ये Br को साफ किया, तो क्या बना अपने पास, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये मिथाइल है, ये Br लगा हुआ है और ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये सिंगल डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो भी है क्वेश्चन में, ये डबल बॉन्ड हो और ये तुम्हारे पास ऐसा, ये कुछ ऐसा है ना। अब अगला 1 मोल और यूज करेंगे, कहाँ आएगा, ये डेल्टा प्लस साइट दिख रहा है बहुत इजी, तो OH माइनस यहाँ आएगा, ये गया, ये आया वापस और ये सिग्मा क्लाउड इधर आई और ये इधर आया, Br बाहर, बहुत स्मूथली जा रहा है, देख लो आप। नाइट्रोजन बाहर निकलना लगभग तय ही था, जब नाइट्रोजन के बीच में डबल आ चुका है, बेस है, तो NN ट्रिपल बॉन्ड बन के एंट्रोपी बढ़ाएगा सिस्टम की, टोटल एंट्रोपी बढ़ाएगा, नाइट्रोजन निकलेगा, बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन एज अ गैस निकल गया और आपके पास यहाँ क्या बनता हुआ आ रहा है, अब देखो एक कार्बन, फिर एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से लगा हुआ COOH, इस कार्बन से लगा हुआ COOH, ये अपने पास बन के आ रहा है। फिर क्या कराया जा रहा है, दिस इज अवर A है ना, फिर इसकी H2PD बेरियम सल्फेट कराई जा रही है, ट्रिपल को डबल में लाके छोड़ देगा और आपके मिलेगा ये CC डबल C सिंगल COOH और इसके बाद फिर से 2 मोल NaOH यूज कर रहे हैं। 2 मोल NaOH अगर फिर से यूज किया जाए तो इधर वाला एक H एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकलेगा CH2 माइनस और ये तो निकलेगा ही O माइनस Na प्लस, सो दिस इज योर प्रोडक्ट C, सो दिस इज योर प्रोडक्ट C। तो यहाँ C को थोड़ा कायदे से बना देते हैं, तो C अपने पास जो बन के आ रहा है 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, कुछ इस तरह से C बन के आ रहा है, देखो CH2 माइनस Na प्लस विथ कार्बन विथ डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CO O माइनस Na प्लस। अब दूसरा स्कीम दिया हुआ है, दूसरे स्कीम को ध्यान से देखना, दूसरा स्कीम स्कीम 2 कैसे दिया हुआ है, ऐसा PHC यहाँ पे O ऐसा, यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन बॉन्डेड विथ COOH एंड हाइड्रोजन लाइक दिस, और इसको कुछ नहीं हीट किया गया है। जनरली जब हीट करा जाता है तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि क्या ही होगा हीट से, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड देख के आइडिया मिल जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हीट के साथ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, डीकार्बोक्साइलेशन होती है। बट नॉर्मल अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एकदम नॉर्मल सा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी डीकार्बोक्साइलेशन नॉर्मली नहीं होती, उसके लिए अपने को क्या डालना पड़ता है, सोडा लाइम डालना पड़ता है, जो इक्विलिब्रियम को आगे ड्रैग करता है ना। और आपने डीकार्बोक्साइलेशन कहाँ पे पढ़ा है, आपने बीटा कीटो एसिड्स पढ़ा है, जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ा है। दोनों केसेस में क्या होता है कि जब वो डीकार्बोक्साइलेट होके अल्फा पोजीशन पे जो माइनस आती है ना, उसको स्टेबल करने के लिए बाजू में यानी बीटा पोजीशन में कोई ना कोई स्पीशीज बैठा हुआ है। तो अगर बीटा पे उस अल्फा वाले माइनस को स्टेबल करने के लिए अगर कुछ बैठा है तो डीकार्बोक्साइलेशन इजी होती है। तो चलो इसी थॉट के साथ इस पे आते हैं। यहां से H+ हटा दूं, H+ हटा के यहां दे देता हूं, ठीक है, H+ हटा के यहां दे देता हूं, एक नॉर्मल इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस शिफ्ट हो गया, मान लो आप, ये O- ऐसा हुआ। अब जब मैं इसको इधर गिरा के इसको इसमें लाऊंगा ना, तो आप इस माइनस को ध्यान से देखो, ये माइनस इसकी -I से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इसका डीकार्बोक्साइलेशन आसान है। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं बच्चे कि यार ये सिग्मा क्लाउड इधर जाके इस स्ट्रेन रिंग को तोड़ रहा है, वो एक ड्राइविंग फोर्स है, उसके थ्रू भी डीकार्बोक्साइलेशन आसान हो रहा है। कौन सा ज्यादा बेटर है, कुछ इसमें आंसर नहीं कर सकते, दोनों ही तरीके से आप करके देख सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, ये माइनस इधर आया, माइनस को इधर करके आप इसको तोड़ो तो क्या बना, बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो ये हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड C और C पे आया OH, इनॉल बना, इनॉल को सीधे मैं टॉटोमराइज करा दूं, टॉटोमराइज करके ये बन गया कीटो, ये बन गया कीटो, और यही है अपना D, और C और D का रिएक्शन कराया जा रहा है, C और D का रिएक्शन कराया जा रहा है, क्या बनेगा,
C डबल बॉन्ड OH, C और D का रिएक्शन, ये माइनस यहाँ अटैक करके ये खोला और ये OH हो गया। अब क्वेश्चन में फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करना है वो पूछ रहा है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो आई गेस इजी है, अब कुछ नहीं बचा। कायरल सेंटर देखो एक ही दिख रहा है बेटा, यही वाला कायरल सेंटर है R या S, तो कायरल सेंटर तो एक ही है। और दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, बी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन बी ड्रॉन, तो ये डबल बॉन्ड दिख रही है तो इसके अराउंड सिस ट्रांस पॉसिबल है, ये आपको RS पॉसिबल है, सीधी सीधी 4 पॉसिबिलिटी है और 4 पॉसिबिलिटी के साथ ये B आता हुआ 4, और आंसर रिपोर्ट करना था A + 2B, आई गेस द करेक्ट आंसर इज 9। तो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9। ये पहले से दूसरे क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर इज 9। कहाँ गया है, यस करेक्ट आंसर इज 9, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 9 है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, करेक्ट आंसर यही क्वेश्चन था ना, हाँ करेक्ट आंसर इज 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो यस यू गाइस शुड ट्राई दिस, और ये भी क्वेश्चन खुद से ही बनाया हुआ है, ऑल्दो ये रिएक्शन कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि खुद से बनाना पड़े, नॉर्मल रिएक्शन है, थोड़ा इस आंसर रिपोर्ट करते वक्त चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना ठीक से, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बहुत बार देखा गया होगा, आपने देखा होगा बहुत बार, ठीक है, और ये खुद से तो नहीं बनाया गया बोल सकते इसको, ये वाला पोर्शन आंसर रिपोर्ट करने का जो ये है, इसको खुद से बनाया हुआ है, नॉर्मल है, पढ़ा ही रहते हैं बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, तो करें इसको, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या बन रहा है रिएक्शन, रिएक्शन क्या बन रहा है, रिएक्शन में अपने पास शुरू में लिया गया है नॉर्मल बेंजीन, और प्लस इधर है अपने पास ऐसा थैलिक एनहाइड्राइड है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, और इसके साथ AlCl3 आपको पता है यहाँ एक्ट करता है, यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पे आया माइनस, जैसे प्लस आया फॉर्मल प्लस, ये टूटा, ये प्लस आया इधर, और ये बहुत बेसिक रिएक्शन है यार, ये आप जेईई मेंस में बहुत बार देख चुके हो, अभी पेपर में बहुत आया हुआ। ये आपके पास एसाइलियम कैटायन बना और ये पॉजिटिव जाके रिंग पे चिपका, ये रिंग पे चिपका, लेकिन चिपकते वक्त एक काम हुआ है, ध्यान से देखना, ये जाके रिंग पे चिपका, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O रिंग पे चिपकी, और यहाँ पे आपके पास ये बेंजीन है ही, और इस बेंजीन के यहाँ पे O AlCl3 है, और जब ये रिंग पे जाके चिपका होगा ना, तो एरिनियम आयन बनाया होगा लाइक दिस, आपका ये एरिनियम आयन बनाया होगा ऐसा। तो जब एरिनियम आयन बना तो O पे माइनस है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, आपको एरोमेटिसिटी भी वापस देनी है। O पे माइनस है, कौन सा माइनस है, अरे एल्यूमिनियम मेटल के साथ लगा हुआ है, O पे माइनस है, H+ ले लेगा, ये क्लाउड आप इधर गिरा देना, ठीक है, ये क्लाउड इधर गिरा देना, पाई बॉन्ड को ध्यान दे लो, ये क्लाउड आप इधर गिरा देना, और क्लाउड इधर गिरेगी, इसकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। दिस C डबल बॉन्ड O bonded with this, and you have COOH, COOH। इसके बाद दिस इज योर A, इसको ट्रीट कराया गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ, आसान है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ आप क्या करोगे, बस यहाँ प्रोटोनेशन, ये वाटर का रिमूवल, यहाँ प्लस, और फिर ये इंट्रामोलिकुलर ESR, तो आपके पास कुछ ऐसी सी स्पीशीज आई है, दिस एंड दिस, दीज टू आर एरोमेटिक, एंड दिस डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसी स्पीशीज आई है। अब इसके बाद इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया गया है तो काफ़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन, बट थोड़ा बहुत आप चाहो तो अपने मनोरंजन के लिए आप मैकेनिज्म देख सकते हो, है काफ़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, आप जब जिंक दोगे इसको, जिंक डस्ट दोगे और हीट करोगे उसके साथ, तो जिंक का रिएक्शन कैसे जाता है, जिंक का रिएक्शन ना जनरली 2 इलेक्ट्रॉन देता है जिंक, है ना,
जिंक जो है खुद Zn2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को आगे लेके जाते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो मानो इस Δ+ सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आए तो यहाँ माइनस हुआ, ये पाई आगे शिफ्ट हुआ, एक ऐसे डाई एनायन जैसा कुछ बन गया है। देखो ध्यान से, ये डाई एनायन जैसा कुछ बन गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब इस माइनस को अपना लंबा शिफ्ट करा दो, आप लंबा शिफ्ट करा दो, कैसे? इस तरह से लंबा शिफ्ट करा दो। ये तुम्हारे पास ऐसे पाई पाई है, तो ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर चल गया, दिख गया? तो ये वाली रिंग भी एरोमेटाइज हुई, O- को H+ खिलाओ, ये O- को H+ खिलाओ, तो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा बनता हुआ। और जब यहाँ पे OH हुआ तो क्या फिनोलिक OH को जिंक डस्ट छोड़ता है? नहीं छोड़ता, उसको भी किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको भी कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में, नॉर्मल। और ये जब नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट होगा, ये और कुछ नहीं, ये एंथ्रासीन होगा। सो दिस इज एंथ्रासीन। अब यहां से मैंने, रिएक्शन तो स्टैंडर्ड था, रिएक्शन कुछ अलग नहीं था, लेकिन इसके बाद एक चीज मैंने यहां ऐड करी है क्वेश्चन में कि आप आंसर रिपोर्ट किस तरह से करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो एंथ्रासीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? एंथ्रासीन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको बनाया आपको होना चाहिए। ये बेंजीन के 2 बनते हैं, नेफ्थलीन के 3 बनते हैं, एंथ्रासीन के 4 बनते हैं, फिनेंथ्रीन के 5 बनते हैं। इसको बनाने का कोई तरीका था क्या? हाँ, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप जीओसी के मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, 10-11 लेक्चर डाला हुआ है, उसमें पढ़ाया हुआ है। ऑल्दो ये बहुत बेसिक है, सभी लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन इसको ऐसे XY करके बनाते हैं ना, मान लो ऐसा दो बेंजनॉइड्स आप ले लो, ऐसे एक X मानो एक Y मानो, और ये तरीका है। आप एंथ्रासीन बना रहे हो, तो मैंने पहले ही कह दिया 4 स्ट्रक्चर हैं, तो मैं 4 ही बनाऊंगा, और फिर 4 में आपको पाई बॉन्ड्स लगा के दिखा दूंगा, आपको पाई बॉन्ड्स लगा के दिखा देंगे। ये देखो, ये ऐसे, ठीक है। चलो देखो, कोशिश करो पहला वाला X बनाओ, पहला वाला X बनाओ, ऐसा बना X, तो इसके हिसाब से दूसरे वाले को चलाओ। अब पहले वाले को Y बनाओ, देखो Y बनाओ, Y कैसा है? Y कैसा है? Y इधर से स्टार्ट हुआ, ऐसा ऐसा है, तो ये देखो, ये ऐसा Y बना। अच्छा, पहला वाला X बना लिए, पहला वाला Y बना लिए। अब लास्ट वाले को पकड़ो, लास्ट वाले को X बनाओ, तो X कैसा है? ऐसा है, ये X बना है, ये X बना है। अच्छा, लास्ट वाले को Y बना लो एक बार, ये लो Y बना लो इसको, ये लो ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, अब क्या कुछ बच्चे ना वो छोटा सा एक रूल होता है उसको भूल जाते हैं कि जब अपन फ्यूज रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी में एक लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, उनकी स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है, उनकी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी। तो चलो बेंजीनॉइड काउंट करते हैं अपन। यहां पे देखो, ये बेंजीनॉइड है, ये भी बेंजीनॉइड है, 2 बेंजीनॉइड दिखे। यहां पे देखो, ये बेंजीनॉइड है, बस। यहां पे देखो, ये बेंजीनॉइड है, ये भी बेंजीनॉइड है। यहां पे ध्यान से देखो तो सिर्फ ये बेंजीनॉइड है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं मैक्सिमम बेंजीनॉइड वाले? 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें 2 बेंजीनॉइड्स हैं। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी बाकी के 2 स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाँ, तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये दोनों, और ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। तो मैक्सिमम आप कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो इस प्रोडक्ट की? 2 बना सकते हो। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, ये 9 पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि ताकि हमारी रीच और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जा सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रीच हमारी अगर बढ़ती है, तो आपको और बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा।
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.